बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप सभी को मालूम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश 2010 में जो अपने अस्तित्व में आया था, और ये विश्वविद्यालय लगातार तब से प्रयासरत रहा है कि इसका अपना कैंपस हो, अपनी भूमि हो। तो आप सबको मालूम ही है, 14 जून को हमें देहरा कैंपस में हमारी जो भूमि है उसका जो पोजीशन सर्टिफिकेट है वो मिल गया है। बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत संतुष्ट हैं। और इससे आगे का हमारा जो रास्ता है वो तय हो गया है, हमें किस तरह से चलना है आगे। और धर्मशाला में जो जदरांगल की ज़मीन है उस पर भी जो मतलब जो कार्य होना है, जिस तरह की जो प्रक्रियाएं होनी हैं, उसमें भी हम जो हैं बिल्कुल एक्टिव हैं। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे होना है, शीघ्रातिशीघ्र हमें सर्वे की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो यहाँ पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो रास्ता साफ हो जाएगा। तो आज की जो ये प्रेस वार्ता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप सबके साथ, वो वही सभी विचार जो है आपके साथ साझा करने के लिए भी हैं। उससे मतलब उससे जुड़े हुए, उससे संबद्ध अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है, आप जरूर पूछें। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं उसका भी स्वागत है। सर, आपने डेरा की बात की, डेरा की भूमि पूरी तरह आपके नाम हस्तांतरित हो चुकी, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। लेकिन मेरा मूलतः सवाल धर्मशाला जदरांगल के साथ है। जदरांगल की भूमि को जी। इससे पूर्व इंद्रूनाग में भी जगह सिलेक्ट हुई थी और जोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद वो निकलेक्ट, और ये हिमालयन रेंज एक ही पैच आगे तक जाता है। तो क्या जोलॉजिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट एडवर्स आती है इस लैंड की, तो आपके पास धर्मशाला कैंपस के लिए क्या सेकंड ऑप्शन? देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर चीज उसी रिपोर्ट पर आधारित है, उस पर वो डिपेंड करेगी। इसके बारे में इतना कहना चाहूंगा, जैसे ही वो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, डेफिनेटली तुरंत उसके बाद भविष्य की क्या रणनीति है वो तय की जाएगी। उसमें कोई सेकंड प्लान? हाँ, सेकंड प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है। हम तुरंत जो है ऑन बोर्ड, हमारी जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, और डेफिनेटली क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के जॉइंट एफर्ट्स के साथ ही ये सब कुछ संभव होना है, तुरंत ये बात जो है उनके संज्ञान में लाई जाएगी और उसके आधार पर जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्योंकि देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यदि ये तय होता है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है, उस सूरत में हमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। परंतु उसका ये मतलब कदापि नहीं निकलना चाहिए कि फिर उसके बाद आगे की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल वो संभावनाएं रहेंगी और उसको हम बहुत ही सार्थक तरीके से उस दिशा में अग्रसर होंगे, जिसमें प्रदेश सरकार बहुत मतलब पॉजिटिवली जो है वो हमारे साथ है, और बहुत अच्छे से हमारा, और केंद्रीय सरकार भी। और एक ऐसा संयोग बना है, ये मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, खुशी भी है और संतुष्टि भी है कि अब सब लोग ऑन बोर्ड, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो हमारा नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे वो राज्य स्तर पर है और चाहे वो केंद्रीय स्तर पर है, सब लोग एक ही पेज पर हैं। सब ये जानते हैं कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है दोनों जगह। देखिए, देहरा की भूमि का हस्तांतरण किसी भी स्तर पर उसकी ये इंप्लीकेशन या वो इन्फ्रेंस नहीं ली जा सकती है कि वो धर्मशाला में जो काम होना है उसको डिले करने की कोई कवायद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी भी तरह का अगर कोई गलत इंप्रेशन है उसको मैं यहाँ पर डिस्पेल करना चाहूंगा। धन्यवाद। इसी के साथ जुड़ता हुआ मेरा अगला सवाल ये, जी जी, क्योंकि 12 फरवरी को जो हाई पावर कमेटी ने विजिट किया और जो उन्होंने 22 फरवरी को रिपोर्ट सबमिट की और अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई, जी, जोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट एक पार्ट है। ठीक है जी, क्योंकि जटांगल की भूमि 16 भूखंडों में जी बिखरी हुई है। उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाया है कि एक तो क्योंकि पर्यावरण दृष्टि से ये पॉसिबल नहीं है कि 16 भूखंडों पे यूनिवर्सिटी कैंपस का निर्माण किया जाए। उसमें जो प्राइवेट लैंड है उसे एक्वायर करने की बात उन्होंने की। तो मैं जानना चाहूंगा, फरवरी से लेकर आज जून महीने तक प्रशासन की ओर से उस लैंड को एक्वायर करने के लिए क्या कवायद की गई या नहीं की? जरा रजिस्ट्रार साहब इस पर रिस्पॉन्स देंगे।
सर्वप्रथम मैं आपकी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूं सभी मीडिया बंधुओं का। आपने प्रश्न पूछा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से जो टीम आई थी, जो उसने ऑब्जर्वेशन लेट डाउन की है, उन्होंने एक सुझाया है कि अगर इन पैचेज को, जो 16 भूखंड हैं, उनको अगर हम कंसोलिडेट करें, जो दूरी है उनके बीच में, अगर उनको हम एक पैच में कन्वर्ट कर पाएँ, तो उसके लिए उन्होंने प्रशासन को एक दिशा निर्देश दिया कि उस पहलू पे विचार करें। अगर उसको एक भूखंड के रूप में, अगर एक पैच ऑफ चंक ऑफ लैंड में उसको परिवर्तित किया जाता है, तो कुछ प्राइवेट लैंड है, उसको भी एक्वायर करना पड़ेगा, उसको कंसोलिडेट किया जाएगा। तो इस संबंध में हमारे उपायुक्त महोदय हैं, उनसे मीटिंग हुई थी, उनके संज्ञान में है। और उस लैंड को एक्वायर करना जो है, वो पूर्णतः वो प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अब उसके ऊपर फैसला प्रदेश सरकार को लेना है। अगर वो एक्वायर नहीं होती, तो उसके बावजूद भी अगर बाहर हमें लैंड मिलती है, पर्याप्त भूमि मिलती है, तो धर्मशाला का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। ये कोई ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा इसमें आप प्रयास करें। अगर ये भूखंड जो है एक पैच में हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो जो प्राइवेट लैंड को भी एक्वायर करें। सर, इसी के साथ उन्होंने वहाँ जो रोड वर्तमान में 6 मीटर चौड़ा है, उसको चौड़ाई करने के लिए भी अपनी ऑब्जर्वेशन लगाई है। तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग ने उस सड़क का सर्वे किया और उसको चौड़ा करने की कवायद की शुरू, कि अभी तक ये फैसले जो हैं केवल फाइलों तक ही सीमित? मैं इस संबंध में आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा जो रोल केंद्रीय विश्वविद्यालय का है भूमि आवंटन में, हमारा रोल है कि हम प्रदेश सरकार को या जिला प्रशासन को या जो यूजर एजेंसी है उसे हम अपना एक मास्टर प्लान देंगे, जो लैंड वो प्रपोज करेगी। जो लैंड इंद्रुनाग में प्रपोज की थी, उसके लिए भी हमने मास्टर प्लान दिया। जो जदरांगल में प्रपोज की थी, उसके लिए भी हम मास्टर प्लान देंगे। ये जो फैसिलिटीज, रोड, सीवरेज की जो फैसिलिटीज, जो तमाम बातें हैं, ये सारी अधिकार क्षेत्र में जिला प्रशासन के या प्रदेश सरकार में है। ये जितनी भी सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से लगी हैं या उन्होंने निर्देश दिया है, इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन की ओर से होनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन इसमें पूरा जुटा होगा और वो अपने स्तर पर एक्शन ले रहा होगा। इसकी जानकारी जिला प्रशासन से हमें नहीं मिलती। इसकी कंप्लायंस जो है वो जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार की तरफ से होनी है। सर, वर्तमान में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति इस लैंड के हस्तांतरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की। मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में नोडल अधिकारी कौन है और आपकी लास्ट मीटिंग नोडल अधिकारी के साथ कब हुई है? ऑफिशियली, पर्सनल व्यक्तिगत वार्तालाप नहीं, बल्कि ऑफिशियली मीटिंग नोडल अधिकारी ने इस भूमि हस्तांतरण को लेके कब आपसे आखिरी किया और वर्तमान में चार्ज किसके पास है? इस संबंध में मेरा आपसे ये कहना है कि जो नोडल अधिकारी प्रदेश सरकार की तरफ से नियुक्त किया गया था, उसका जो मुख्य भूमिका है, चाहे वो फॉरेस्ट के लोग हों, पीडब्ल्यूडी के लोग हों या डायरेक्टर हायर एजुकेशन के लोग हों, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था। नोडल अधिकारी के साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है और नोडल अधिकारी के उसमें ये चार्टर में नहीं है कि वो हमारे से मीटिंग, उसको एक इस तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए सरकार ने ये किया था। वो क्या नाम था उनका, जो रमोत्रा जी थे, हाँ, जो एसडीएम धर्मशाला आजकल वो हैं। और पहले रमोत्रा जी थे, पहले वो आज पालनपुर में थे पहले। तो उनका काम उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनका रोल इस भूमि को जो ट्रांसफर करने में है, इसलिए वो नोडल ऑफिसर बनाए गए। जो संबंधित जो कैंपस हैं, खासतौर पर क्योंकि अब देहरा में हो गया है, तो जो छात्र हैं, अभिभावक हैं या और लोग हैं, उनको कई तरह के कयास इस बात को लेकर लग रहे हैं कि क्या देहरा ही तमाम जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगी या शाहपुर में विश्वविद्यालय का जो कैंपस है वो चलता रहेगा? धर्मशाला का क्या स्टेटस रहेगा? क्या और डिपार्टमेंट्स यहाँ लाने के लिए प्रयास करेंगे? किस तरह की योजना यूनिवर्सिटी प्रशासन? देखिए, आप सबको ये मालूम है, सबको ये ज्ञात है कि इस वक्त जो है हमारा एक अस्थायी परिसर शैक्षणिक खंड जो है वो शाहपुर में है, 2 धर्मशाला में है, दौलतहाट परिसर 1 और दौलतहाट परिसर 2 और 1 देहरा में। वर्तमान में और आने वाले, मुझे पूरा है, कम से कम 1 वर्ष तक जो है ये स्थिति जो है बिल्कुल यथावत रहने वाली है।
आगे हम किस तरह से बढ़ते हैं, अब देहरा की भूमि पर किस तरह से कार्य होता है वो बिल्कुल चरणबद्ध ढंग से, एक बड़े सुनियोजित ढंग से प्लान बना करके, वन थिंग एट ए टाइम हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, कैंपस का, एक अच्छे खूबसूरत कैंपस का बनना, और आज में एक अच्छी खासी एक कालावधि और समयावधि है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी इस तरह का कोई भी कयास लगाना, मुझे लग रहा है कि उसकी कोई मतलब कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम जहां हैं जैसे हैं, क्योंकि एकेडमिक सर्वोपरि है, ये समानांतर चलने वाली एक गतिविधि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए। परंतु उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जितनी भी एकेडमिक एक्टिविटीज है किसी भी स्तर पर ना तो वो अवरुद्ध भी ना हो, और साथ में वो सार्थक भी हो, क्योंकि हम, आपको पता है, ये जो कोरोना महामारी के चलते जो चुनौतीपूर्ण स्थिति हमारे सामने आई है, उसमें हमने देखना है, हमने ये फैसला लिया था कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाने वाले हैं। अभी हमारी सेमेस्टर टीचिंग चल रही है, और आने वाले ये जो जुलाई का महीना और अगस्त का महीना हमारे लिए बहुत क्रूशियल इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन विद्यार्थियों की परीक्षाओं के बारे में हमें सोचना है, वो बहुत बहुत क्रूशियल है। और जिस स्तर पर जैसे आपने बात की कि एक चिंता जो है स्टूडेंट्स को भी सताई जाती है, उनके अभिभावकों को भी सताई जाती है, और समाज में तमाम किस्म के जितने भी वर्ग हैं सब इससे किसी ना किसी तरह जुड़े हुए हैं। तो उसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि अभी स्थिति जो है जैसी है, वो वहां पर हम क्या करेंगे कि अभी हम बिल्कुल उसी तरह से कार्य करते रहेंगे, और फिर समय बीतते जिस तरह से कोई डेवलपमेंट्स होती है, निश्चित तौर पर वो सब कुछ आपके संज्ञान में भी लाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स जो हैं, उन तक इंफॉर्मेशन पूरी पुख्ता लगातार पहुंचती है। देहरा में 10 साल ये जो मामला है, ये 10 सालों से लटका हुआ था। देहरा में भूमि आपको मिली है, पैसा यूनिवर्सिटी के पास है, क्या लगता है कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी भवन निर्माण की? देखिए, हम ये समझें, आपकी 14 को हमने पोजीशन लिया है, 15 और आज 16 तारीख है, 17 तारीख, तो पिछले कल भी मीटिंग्स का एक दौर था, आज हम सुबह से मीटिंग्स ही कर रहे थे, पूरी एक प्लान बन रही है किस तरह से जो एक बिल्डिंग, हमारी जो बिल्डिंग कमिटी है वो उसकी एक मीटिंग शीघ्र करवानी है। उसके बाद सारी जो यूनिवर्सिटीज की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फाइनेंस कमेटी है, एक लेवल पे जाकर के एग्जीक्यूटिव हमारी जो काउंसिल है, कोई भी जो तय एक फैसला लिया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा एक लंबी प्रक्रिया है उसमें, पर मैं अपने सभी अधिकारियों से, विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लेकर के बिल्कुल सजग है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम लैप्स रहे, और हम इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें। आप देखेंगे कि हम हर माह के अंत तक, जिसमें कि 4 सप्ताह होते हैं, 4 में मतलब 20 वर्किंग डेज होते हैं, रिमेनिंग वेरी कमिटेड एंड रिमेनिंग वेरी वेरी डेडिकेटेड टू आवर वर्क, उन 20 दिनों में हम जितना ज्यादा काम करें उस तरह से हम ऑन डे टू डे बेसिस काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये हमने प्लान बना दी अपना। फर्स्ट हमारी जो प्लान है, बिल्डिंग कमेटी की जो मीटिंग होनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारी जो इनिशियल प्लान है उसको किस तरह से वर्कआउट करना है वो सारी चीजें डिस्कस होने वाली। तो बिल्डिंग कमेटी की जो बैठक है वो तय होनी है, तो अभी वो तय नहीं हुई है, उसके ऊपर अभी चर्चा चल हाँ, आप ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत मतलब रिसेंट हमारे जो विगत महीनों में 2-1 महीने रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक बच्चों का एजिटेशन हुआ, और देखिए मैं पूरी तरह आई कंप्लीटली एम्पैथाइज विद माय स्टूडेंट्स, यू नो, आई हैव बीन अ टीचर हियर, आई नो माय स्टूडेंट्स, एंड आई आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नो, ऑफ द यूनिवर्सिटी, उस फ्रंट पर हम लोग लगातार लैग करते आए हैं। मूलभूत सुविधाओं के फ्रंट पर भी मैं बिल्कुल आपसे कोई लाग लपेट में बात नहीं करूंगा, उसमें वो जो कमियां रही हैं वो रही हैं, परंतु वंस आई टुक ओवर, यू नो, मेरे सामने सीधी बात थी कि मैंने जैसे टुक ओवर किया, मेरा पहला काम था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एड्रेस करूं, तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया, हमने ये बातचीत की, और उस दिन हमने एक प्लान बनाया कि खासकर जो छोटी चीजें थी जिनको तुरंत एड्रेस किया जाना था, उसको हमने चंद दिनों में वो कंप्लीट कर लिया। कुछ ऐसी चीजें थी जो कि एक मुसलसल लगातार होने वाली प्रक्रिया के तहत उनको पूरा करना था, वो भी चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है ये विद्यार्थी जो हैं वो भी देख रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड किस तरह से चीजें की, विश्वविद्यालय प्रशासन कितना सेंसिटिव है और कितना कीन है इसको लेकर के, और बिल्कुल प्रोएक्टिव है। मतलब कोई चीज हमारे संज्ञान में, मेरे संज्ञान में आती है, उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई ना हो, ये असंभव है बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई भी संभावना आगे आने वाली है।
जी सर एक चीज और बताएंगे कि देहरा में सारा कॉलेज में से कितने कॉलेज के भवन जो हैं वो प्रस्तावित हैं निर्माण के लिए, या उसमें कोई चेंजिंग है, या क्या स्वरूप रहेगा देहरा के अंदर सेटअप होने जा रहा है? देखिए, देहरा का जो सेटअप है उसमें जो हमारे स्कूल्स का जिस तरह से जो स्टिपुलेशंस हैं, जो मास्टर प्लान हमारी है, वो उससे अभी उस लेवल तक की जो बात है, उस तरह की बात करने की स्थिति में हम अभी नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले एक भवन बनेगा, आप इस बात को मानिए, वो भवन बनेगा और उस भवन का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं वो हमें सोचना होगा। देखिएगा, हमारे पास एक शाहपुर का भवन है, आपको पता है जब शाहपुर से हम धर्मशाला आए उस वक्त हमारी स्थिति ये थी कि लगातार डिपार्टमेंट्स बढ़ रहे थे। डिपार्टमेंट्स के बढ़ने के कारण वहां पर जो है बिल्कुल उसकी जो कैपेसिटी वो पैक टू द कैपेसिटी, जैसे कहते हैं ना कि आई वी आर ब्लीडिंग फ्रॉम विद इन, तो हमें वहां से मूव करना पड़ा और लकीली हमको ये 2 कैंपसेस मिले, इसने हमें काफी ईज आउट किया। तो ये सारी चीजें क्या होगा कि वन थिंग एट ए टाइम, पहले एक परिसर बनेगा। अब देखिए, स्कूल्स का जो प्लान है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जो प्लान वहां का है बिल्कुल उस प्लान के उसी तरह से उसको हूबहू वहां पर ग्राउंड पर उतरना है उसको। पर सबसे पहले हम चाहते हैं एक भवन बने, फिर 2 बने और उसके अनुसार मतलब ईज आउट कर, वन थिंग एट ए टाइम। और वो देखिए जो स्कूल वहां के प्रस्तावित है वो उसी तरह से उसका निर्माण किया जाएगा। तो सर जितनी टोटल भूमि की हमें जरूरत थी देहरा में वो सब की सब मिल गई है, हमारा नाम स्थानांतरित हो गई है या फिर अभी होना बाकी है या कुछ और भी है? देखिए, एज ऑफ नाउ जहां तक मेरी जानकारी है, हमें जितनी भूमि देहरा में मिलनी थी वो हमें हस्तांतरित हो चुकी है। एम आई राइट? वो हस्तांतरित हो गई है। अब हमें ये देखना है कि देखिए, वैसे आपको पता है कि पूरी जो ग्रांट है वो करीब 512 करोड़ है। हमें देखना है कि शॉर्ट टर्म के माने होते हैं कि एक एकेडमिक ईयर, जैसे मैं आई एम फ्रॉम टीचिंग, यहाँ पर इनका एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, कुछ भी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्लेंस और फाइनेंशियल पार्लेंस उस भाषा में आप बात करें, तो अल्टीमेटली वो चीजें बढ़ती हैं। 512 होगा पर एक साल में हमें उसका कितना किस तरह से खर्चा करना है वो अल्टीमेटली उसको डिवाइड किया जाएगा उसके अंदर, और उस तरह से भूमि जितनी मिलनी थी वो हमें हस्तांतरित हो गई है। और स्टेटस क्या है भूमि आपको यूनिवर्सिटी को चाहिए कितनी और अभी कितनी मिल गई है और कितनी की आवश्यकता है? देखिए, हमें लगभग हमने इस आवश्यकता से मैं नहीं, आप बताएं जरा इसके बारे में। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो टोटल लैंड 300 हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद जो 300 हेक्टेयर की जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रदेश सरकार ने प्रपोजल दिया शुरू में इंद्रनाग और देहरा का। बाद में सरकार बदलने के बाद देहरा का जो लैंड का पोर्शन था उसको रिड्यूस किया गया, वो 81 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड थी उसकी तरफ किया गया और हमें धर्मशाला में जो रिमेनिंग था 300 से वो धर्मशाला में प्रस्तावित किया। तो जो देहरा में प्रस्तावित जो लैंड थी फॉरेस्ट लैंड वो हमें पूरी मिल चुकी है, वो 115 हेक्टेयर के करीब। उसमें 35 हेक्टेयर जो है वो नॉन फॉरेस्ट लैंड है जो हमें 2017 में हैंड ओवर हुई है, उसकी डिमार्केशन हमें प्रदेश सरकार की तरफ से हुई और हमें हैंड ओवर हुई है। 35 हेक्टेयर वो नॉन फॉरेस्ट लैंड है और 81 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड थी वो अब हमें हैंड ओवर हो गई है। बाकी लैंड का प्रपोजल था तो प्रदेश सरकार की जो पिछली सरकार थी उसने हमें 303 हेक्टेयर लैंड यहाँ जदरांगल में दिखाई और उस पर साइट सिलेक्शन कमेटी आई। साइट सिलेक्शन कमेटी ने उसको रिकमेंड किया ये 303 हेक्टेयर अगर लैंड हमें मिलती है तो यूनिवर्सिटी को निर्माण के लिए और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त रहेगी। परंतु क्या कारण रहे वो हमें जो है वो 99 हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रदेश सरकार की तरफ से जदरांगल में दिखाई गई है, जिसके ऊपर हमने अपनी जो मास्टर प्लान इनको दिया था। तो 99 हेक्टेयर उसमें 25 हेक्टेयर नॉन फॉरेस्ट लैंड है, गैर मुमकिन खड्ड है जहाँ पर बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं हो सकता, उसको हमने ग्रीन एरिया या ग्राउंड वगैरह के लिए प्रपोज किया है। अब 75 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है बाकी बचती है उसका FCA केस प्रदेश सरकार जिला प्रशासन ने तैयार किया है, उसके ऊपर कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से। मैं समझता हूं वो जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। जो हमारे लेवल का कुछ उसमें करने का रहेगा वो हमारी तरफ से होगा और जो प्रशासन या सरकार की तरफ से है वो सरकार कर रही है, तो उसमें कोई देरी वाली बात नहीं है। और ये भी कोई विरोधाभास या शक वाली बात नहीं है कि धर्मशाला यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं बनेगी। धर्मशाला भी यूनिवर्सिटी बनेगी। ये 2010 में जब यूपीए गवर्नमेंट सेंटर के अंदर थी और प्रदेश के अंदर यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, उस वक्त तय हुआ कि 2 कैंपस होंगे, एक धर्मशाला में होगा और एक देहरा में होगा।
और मुख्यालय जो रहेगा वो धर्मशाला में ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें से कोई पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ये सरकार का फैसला है और सरकार इसके ऊपर अड़ी है। अब देहरा में कौन से कैंपस बनेंगे और धर्मशाला में कौन से कैंपस बनेंगे, ये जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके लिए चाहिए वो सारे कैंपस देहरा में होंगे, ये तय है। भारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसमें भारी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो देहरा में बनेंगे, जिसमें लो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि देहरा में मिनिमम हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मिनिमम चाहिए, देहरा में हम मल्टी स्टोरी जा सकते हैं। धर्मशाला में जो लैंड प्रपोज है इसमें हम मल्टी स्टोरी नहीं जा सकते। और देहरा में मैक्सिमम को अकोमोडेट किया जाएगा। ये 30% और 70% ये यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था कि 30% धर्मशाला में होगी, 70% देहरा में होगी। अब इसका जो वास्तविक स्वरूप जब होगा तब ये आने वाले भविष्य के घर में है किस तरह से होगा, पर यह तय है कि धर्मशाला में मुख्यालय होगा, 30% धर्मशाला में बनेगी, 70% देहरा में बनेगी। ये सरकार की, इसमें विश्वविद्यालय की तरफ से ना कोई चेंज हो सकता है, ना कर सकती है, ना हुआ है, ये तय है। नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम वहाँ बनाएंगे। जहाँ सरकार हमें लैंड देगी, ये सरकारों के, दो सरकारों के बीच का मसला था 2010 में 9 में कि प्रदेश सरकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। अब जमीन उपलब्ध करवाने के लिए जो फैसला हुआ, उसमें ये फैसला हुआ दोनों सरकारों के बीच में धर्मशाला और देहरा में होगी। उसमें शाहपुर का नाम नहीं है। इसमें हम ये कहें कि शाहपुर में भी बनेगी, इसमें शाहपुर का नाम इस पर प्रस्तावना में प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन सर ये 30 और 70 का जो रिश्ता आप बता रहे हैं, इसका क्या कोई रिटर्न में हाँ, ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है? हाँ, नोटिफिकेशन जी ये 2009 से 70 जो है वो देहरा में बनेगा, हाँ, 30 जो है वो जी धर्मशाला में जी 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 ये नोटिफाई हुआ। हाँ, ये तो तय। सर आपसे मेरा एक सवाल है, टेम्परेरी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी जो है कैंपस बनी हुई है, जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी जो फैसिलिटीज है वो नहीं दी गई, तो ये बिल्डिंग बनना, ये यूनिवर्सिटीज बनना कहाँ तक मतलब जाया गया जब तक उन पुराने बच्चों को ही फैसिलिटीज नहीं है जिसके कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये फैसिलिटीज कब तक चलेंगी? यूनिवर्सिटी को तो टेम्परेरी बिल्डिंग काफी समय से मिल रही है और ये क्लासेस भी चल रही है। हाँ, आपको देखिए, आपको ताज्जुब होगा कि हम सबसे पहले अस्थाई शैक्षणिक ब्लॉक शाहपुर में थे। शाहपुर में हमारे जो विभागों की और जो शोध केंद्र थे उनकी संख्या सीमित थी, कम थी। जैसे जैसे ये संख्या बढ़ी वैसे वैसे हमें भवनों की आवश्यकता पड़ी। अब जहां तक तो शाहपुर की बात है, आप जानते हैं कि वो एक मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग थी और जिस तरह से कॉलेजेस के भवन बनते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा स्पेस सब कुछ वहां पर था। उसके अनुसार वहां पर जो है वो सुविधाएं भी थी और दी भी गई इनिशियली। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे ब्रांच आउट करता चला गया और जिस तरह से हम यहाँ पर आए, उसके बाद हमने देखा वहां पर क्या हुआ कि हमारी परिसीमाएं कैसे बनी। देखिए, जो आपको नजर आ रहा है कि कुछ कमियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, किसी भी वो परिसीमाएं हमारी कैसे बनी, वो बहुत अपने आप में एक इंटरेस्टिंग विषय है। वो हमारे पास वहां पर चॉइस नहीं थी। हमने कुछ भवन लिए, कुछ ऐसे भवन लिए, मतलब जो अवेलेबल थे, उनकी उपलब्धता जो है, उपलब्धता के आधार पर हमने उनको लिया। उनमें कुछ कमियां थी, वो रही होंगी। अब दो विकल्प थे, माननीय हमारे जो पूर्व कुलपति महोदय थे, दो उनके सामने विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि चलिए हम इस तरह का विस्तार जो है वो करेंगे ही नहीं, हम नए विभाग बनाएंगे ही नहीं। और दूसरा था, नहीं हम बनाएंगे, अगर बाय द वे फैसिलिटीज में थोड़ी विषमताएं भी आ जाएं कोई बात नहीं, पर कम से कम विभाग बनाएं और इस इलाके के जितने भी बच्चे हैं उनको वो सुविधाएं मुहैया करवाएं। उसमें अगर कुछ कमियां रह जाए, मैं आपसे कहता हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, और उसमें विषमताएं, उसमें कुछ कमियां रह जाएं तो कोई बात नहीं, पर कम से कम ये सुविधा सबसे पहले। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जिस तरह की सुविधाएं एक स्तर पर शाहपुर में थी, शायद उस स्तर की सुविधा हो सकता है देहरा में नहीं मिली। और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स अपने एजुटेशन में कभी भी जो है वो ऐसा नहीं, अपनी लैंग्वेज को किसी भी लेवल पे मिन्स नहीं करते हैं, स्पष्ट शब्दों में अपनी मांगे भी रखते हैं और वो सब कुछ बताते भी वस्तुतः स्थिति वहां पर क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने जो चॉइसेस थी वो कंपैरेटिवली कम थी, पर मैं आपको अब ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल की जो सुविधाएं हैं, जो बच्चों को चाहिए, आधारभूत मूलभूत सुविधाएं, हम सुनिश्चित करेंगे कि वो बच्चों को मिले। हमारे पास स्पेस कम या सीमित हो सकता है, पर हम सुविधाएं जो मिनिमम पॉसिबल और बेस्ट, वो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं देना सुनिश्चित करेंगे। ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं।
कोर्स से रिलेटेड सिस्टम्स कब तक मिल जाएंगे सभी बच्चों को, यदि कोर्सेज चल रहे हैं सिस्टम्स नहीं है प्रैक्टिकली उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जिन विभागों से संबद्ध ये प्रश्न है वो प्रक्रिया में है। मैं आपको बता देता हूँ, टेंडरिंग का प्रोसेस जो है अभी 30 जून को पूरा होने वाला है। आपकी तुरंत उसके बाद टेक्निकल बिड्स ओपन होंगी, फाइनेंशियल बिड्स ओपन होगी। एक बार हम जो सप्लाइंग फर्म है जो कहते हैं, जो अल्टीमेटली L1 हम उसे कहते हैं, लोएस्ट जिनके रेट्स कोट होते हैं, तुरंत एक सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। तो बस हम इतना दूर हैं। अब वो सप्लाई कब तक आती है, और उसके बाद कम से कम कंप्यूटर सिस्टम जहां जहां चाहिए वहां पर वो मतलब बिल्कुल जो माकूल या पर्याप्त तौर पर वहां पर लगा दी जाए। जी जी। Sir, there were some allegations of irregularities in appointment of faculty जी some time ago, and the UGC and the central government had asked the university authorities to probe into. So I just want to know what is the status of that probe being conducted into those allegations of irregularity. I learned that someone had to step down due to he had hidden his academic qualification or something like that, and one person had to resign from his post. So just the status of probe, where it has reached, it has concluded or not. रजिस्टर साहब बताइए। जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश या ऐसी कोई कमेटी नहीं गठित की कि हमारी जो नियुक्ति हुई उसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं। एक प्रकरण के बारे में जिसको आपने कोट किया है, वो प्रकरण प्रदेश हाई कोर्ट में पहले से लंबित है, और उसकी जब हम वेरिफिकेशन कर रहे थे तो हमें वेरिफिकेशन में कुछ हमारे सामने आया और उसने उससे पहले रिजाइन कर दिया। उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ और वो छोड़ गया है। और जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का प्रश्न है या प्रोब का सवाल है, ये अभी ये जिसको हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकल है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि नियुक्तियों में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं या हमारे संज्ञान में है। पूरा वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, सबकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारी तरफ से, उसके बाद ही कन्फर्मेशन किसी की होगी। और ऐसी प्रोब वाली बात कोई अभी है, हमारी कोई आदेश नहीं है इरेगुलरिटीज़ के संबंध में। आदेश नहीं था, तो यूजीसी ने लेटर लिखा था कि आप इसको चेक करें क्या है। नहीं, यूजीसी की तरफ से ऐसा कोई ग्रीवांस पत्र पोर्टल में अगर कोई चीज आई तो इस तरह नहीं, का ग्रीवांस पोर्टल में होगी, कोई स्पेसिफिक ग्रीवांस होगी, कोई लेटर नहीं हमें आया है यूजीसी की तरफ से। नियुक्तियों के संबंध में इरेगुलरिटीज को किसी भी पत्र में पॉइंट आउट नहीं किया गया है। और हमारी जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में हुई हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी थी, वेरिफिकेशन कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी थी, जो यूजीसी रेगुलेशन है, इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी उस रेगुलेशन। प्रक्रिया के तहत सारी जो है ना सिलेक्शंस की गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम को लेकर चिंतित हैं। यूनिवर्सिटी के क्या तैयारी है प्रशासन की कोविड के चलते? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही सही प्रश्न है। देखिए, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले शायद 3 या 4 दिन के अगले वीक कहीं हम मिडिल ऑफ द वीक वी आर गोइंग टू हम हेड्स और डीन्स के साथ एक मीटिंग करेंगे और इसमें इसके ऊपर एक फिर विचार किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक बार पहले एक मीटिंग हो चुकी है डीन्स और हेड्स के साथ। उसमें ये तय किया गया था कि अब हमारे जो एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे, पर वो कब से शुरू होंगे ये डेट्स के बारे में अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि अभी कम से कम जो भी गाइडलाइंस हमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं उसमें ऐसा है कि उसके अकॉर्डिंगली हम अभी कम से कम 30 जून तक इस तरह का कोई फैसला अभी नहीं ले रहे हैं। बट एक मीटिंग हम जरूर करेंगे और उसके ऊपर इसमें हम विचार करेंगे कि किस तरह से हम इसको कार्यान्वित करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी इन केस दिस सिचुएशन क्लियर्स अप, यू नो, जैसे वो थोड़ा सा हमें रिप्रीव मिलता है तो उसके ऊपर हम जरूर विचार करेंगे और जैसे ही हम विचार करते हैं या कोई फैसला करते हैं वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा डेफिनेटली। कोरोना के चलते कुछ परीक्षाएं स्थगित की गई थी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। उसमें ऐसा हुआ था कि हमारे जैसे पीएचडी का जो कोर्स वर्क चल रहा था उसके कुछ एक एग्जाम्स रह गए, 1 या 2 मार्क। जैसे मैं अपना कोर्स पढ़ा रहा था तो हमारे डिपार्टमेंट में जो पीएचडी का कोर्स वर्क चल रहा था उसमें बाकी सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो गए और उसके तुरंत बाद क्योंकि कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह रूप लेने लगी तो हमें तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग करने के बाद हमने तुरंत प्रभाव से उनको स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद फिर हमने देखा कि देखिए अगर ये 1 या 2 इनके मतलब कोर्सेज के एग्जाम्स रह गए हैं तो ये एक तरह से अननेसेसरी डिले है
हमने उसमें जिस दिन ये फैसला लिया, ऑनलाइन जब हेड्स और डीन्स की मीटिंग हुई, तुरंत हमने ये फैसला लिया कि कम से कम पीएचडी के केस में ये ऑनलाइन परीक्षाएं जो है बिल्कुल इनको कंडक्ट करवाया जाएगा। और हमने ब्लेंडेड मोड में बाकायदा ऑनलाइन ये परीक्षाएं करवाई और पीएचडी का कोर्स वर्क जो है अब अपने समाप्ति की तरफ और कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, यदि प्रमोट भी किया जाना है, लेट अस सी, हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करने की भी बाकायदा एक प्रक्रिया होगी, उसका भी एक आधार बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो आजकल हमारा 4th सेमेस्टर, ये जब 2nd सेमेस्टर था, 2nd सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर में पिछले साल इन्हें प्रमोट किया गया। प्रमोट करने का आधार क्या था? एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, परंतु 6 महीने तक इनकी टीचिंग हुई है, पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने। और जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग के अंदर मात्र टीचिंग नहीं है, उसमें फिर आपकी क्विजिंग भी है, प्रेजेंटेशंस भी हैं, असाइनमेंट वर्क भी है, सारा कुछ चलता है, माइनस एग्जाम सब कुछ है। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट क्या था कि पहले 3 महीने और आने वाले 3 महीने, इन दोनों की 2 असेसमेंट्स बच्चों की, जिसको आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हो, सतत जो मूल्यांकन उनका चलता है, उसके आधार पर 2 असेसमेंट्स जो हैं, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे हर कोर्स में, और उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट आगे टेब्यूलेट किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि देखिए साहब, हम आपको प्रमोट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि देखिए हम तो अब प्रमोट हो गए और पी वहां लिखा जाएगा। नो, इट्स ऑल मैटर ऑफ हार्ड टेब्यूलेशन। एवरीथिंग विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के आधार पर वो 2 असेसमेंट्स के बेसिस पर अगर इस तरह के कोई भी फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें महज एक चीज रहती है कि एग्जामिनेशन, जिस तरह से एग्जाम, उसमें भी टेस्ट पहले हो चुके हैं, वो सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, परंतु उसमें मेजर एग्जाम का जो नोशन है हमारा, अब देखिए, हम एक ऐसी स्थिति के साथ डील कर रहे हैं जिसने सब कुछ डिसरप्ट कर दिया। ये एक अजब तरह का, एक बहुत ही अजीब तरह का न्यू नॉर्मल है और इसके अनुसार ढलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम लिए जाते थे और एग्जाम का एक अल्टीमेटली एक, आपको पता है, स्ट्रेस आता था, एक प्रेशर आता था, हम उससे बिल्कुल बाहर हैं, उस स्थिति से बिल्कुल बाहर हैं। स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रेस में हैं। वो स्ट्रेस इसलिए क्योंकि अब वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनकी वेलबींग, उनकी वेलनेस, उनकी मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू है। देयरफॉर हमारे काउंसलर्स या हमारे टीचर्स जो हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, दे आर ऑल देयर साइकोलॉजिकल मेंटोर्स एंड काउंसलर्स एज वेल। हो क्या रहा है, मात्र आपकी जो है वो एग्जामिनेशन औपचारिक तौर पर एग्जाम नहीं हो रहा है, बाकी मूल्यांकन सतत चल रहा है, इतना फर्क है। तो पिछले दिनों वन मंत्री ने दावा किया है, आपके साथ मीटिंग हुई है और लगातार जो है वो धर्मशाला की लैंड को लेकर जो है 10-10 दिनों के बाद रिव्यू करेंगे। क्या लगता है, कुछ गंभीरता दिख रही है सरकार में, खासतौर पर धर्मशाला या जंगल की भूमि? रजिस्ट्रार साहब, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार गंभीर है, प्रशासन भी गंभीर है। अभी 14 तारीख को वन मंत्री महोदय की उसमें नेतृत्व में मीटिंग हुई है और उन्होंने निर्देश दिया कि 10 दिन में पूरा किया जाएगा। सरकार गंभीर है, प्रशासन लगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी जो उन्होंने कहा है वो पूरा होगा।